Hello, future toppers. My name is Santosh Gupta. In the great Trojan War between Greek and Troy, Achilles fought from the side of Greek. He was one of the greatest warrior of that time. He almost destroys the city of Troy. And how he dies? He dies from getting shot in the heels by arrows. It was a small but very crucial weakness that led to his death. In civil services also, in prelims, Indian polity is fast becoming Achilles heel to the aspirants. By rectifying those mistakes, those weakness, one can make it also our greatest strength. And that is how I also got scored up to 145 in prelims and 120 always in all my attempts. हम लोग समझते हैं कि पॉलिटी में कैसे क्वेश्चंस का पूछने का पैटर्न चेंज हुआ है जिससे हम जो वीकनेस है उसको दूर कर सकें एंड पॉलिटी को मास्टर कर सकें। एंड ये पॉलिटी वन ऑफ द मेजर सेक्शन है जिसने मुझे हेल्प किया टू स्कोर मोर देन 145 एट वंस एंड ऑलवेज 120 इन द एग्जाम। अगर हम पैटर्न को देखें तो इसमें तीन तरह के चेंजेस आए। जो स्टैटिक क्वेश्चंस था जो बेसिक बुक को मिल जाते हैं सिंपल क्वेश्चन, उसका वेटेज कम हुआ, 6 to 7 क्वेश्चन हो गया। एंड एक दूसरा सेक्शन जिसको हम पॉलिटी फंडामेंटल कह सकते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक क्या है, इन सब पे क्वेश्चंस बढ़ रहा है जो कि लगता तो है पॉलिटिकल साइंस नेचर का है बट ये हमारे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो पॉलिटिक है उसको चेक करता है। थर्ड है करंट अफेयर। करंट अफेयर का सेक्शन भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन था उसका वेटेज कम हुआ है, साथ ही जो है इसमें अप्लाइड नेचर का क्वेश्चन ज्यादा आने लगा। हम इसको वन बाय वन इस चीज को देखते हैं। पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट का बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन आता है जो कि हमें बेसिक बुक में मिल जाता है, पर ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है। इसमें हमें एक दूसरे पार्ट्स को इंटरलिंक करने की जरूरत है। फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी से डीपीएसपी को, करंट अफेयर से करंट अफेयर्स को, अदर सेक्शन से, सो दैट हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ऑन द टॉपिक्स। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा, इंटरलिंकेज की जरूरत पड़ेगा, अप्लाइड नेचर का होगा। साथ ही है जो आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो ज्यादा आ रहा है, अभी जो करंट इश्यूज जो है उससे लिंक्ड होते हैं। हम इस चीज को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं, पास्ट ईयर का क्वेश्चंस को लेकर के। अब एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फंडामेंटल राइट पे आया है कि अनटचेबिलिटी किस तरह का राइट है। इसमें कुछ लोगों ने गलत मार दिया कि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, पर आर्टिकल 14 से 18 जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी को डील करता है एंड 17 जो है अनटचेबिलिटी के खिलाफ। सो ये राइट टू इक्वालिटी का क्वेश्चन है। अनटचेबिलिटी को एक सोशल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक कर रहा है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का, हमें पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉमिनल रियल हेड होगा, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा के प्रति। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाया था यूपीएससी ने एंड जो आंसर इसमें हो सकता है वो कुछ लोगों ने मारा जैसे गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड। तो ये सब गलत है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड। पार्लियामेंट मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली तो लोकसभा है बट यहाँ पे पार्लियामेंटली हम जनरली अलाउ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमें, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि एक कंसेप्चुअल बैकग्राउंड को भी समझने की जरूरत है। जैसे ये क्वेश्चन है कि 9th शेड्यूल कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये अर्ली ईयर्स की बात है जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे एंड उन्होंने पाया कि लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट्स। सो दैट उस टाइम पे 9th शेड्यूल लाया गया और 31B ऐड किया गया इन फंडामेंटल राइट, सो दैट ऑल द लॉ जो हम लैंड रिफॉर्म में अदर चीजों के लिए करते हैं उस सेक्शन में डाल सके एंड दे कैनॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। एंड दिस इज द क्वेश्चन जहां पे अप्लाइड एस्पेक्ट की बात की है, करंट अफेयर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमें एक दूसरे से लिंक करने की जरूरत है। आर्टिकल 142 हम जानते हैं कि दिस सेक्शन इज फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में ऑप्शंस जो है दे आर ऑल कंटेम्पररी। डिसीजन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन, डिस्चार्जिंग ड्यूटी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, दिस कैन बी चैलेंज, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होता है एंड सुप्रीम कोर्ट में होता है। एंड देन सी ऑप्शन देखे ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस, प्रेसिडेंट कैन टेक फाइनेंशियल विदाउट काउंसिल, नो कैबिनेट के काउंसिल बिना दे कैन नॉट डू इट। A state legislature cannot make laws on certain
concurrence with union legislature. ऐसा है, but it is not universally true. So in case of B, there are provisions in Article 142 where Supreme Court can make laws for the complete justice. For example, this question came in 2019 when Supreme Court constituted a Ram Mandir Trust to manage the construction of temple in Ayodhya. Similarly, Supreme Court has used this power in Bhopal gas tragedy to pay compensation, removing Manipur minister on grounds of corruption and disqualification. So ये क्वेश्चन देखो, this is seems to be very simple कि constitution part से question है, but it is linked with static, it is linked with the current dynamics, constitutional body, and also applied. So UPSC is not asking about they can have asked about the simple question, what is 142, but they are taking inspiration from the current affair and framing a static question. Coming to the second part, that is polity fundamentals. In recent years, they are asking 4-5 questions which check our most fundamental understanding of polity, such as concept of liberty, democracy, republic, constitutionalism, what you mean by rights, what is the basic difference between parliamentary system and presidential system, how the concept of liberty evolved. In this section, you need to understand what is their basic meaning, and you have also linked with their static concept in the syllabus, and also link with the current affairs that is going around us. Let's take some of the questions. First, it came in 2017, democracy, most basic concept that we understand in polity, by the people, for the people, and of people. Democracy superior virtue lies in the fact that it calls into the activity. कुछ लोगों ने इसमें ये भी मार दिया कि superior individual with dynamism and vision. ऐसा तो डिक्टेटरशिप में मिलता है. A band of dedicated party workers, even communist Chinese party has band of dedicated party workers. It is the intelligence and character of ordinary men and women which makes democracy. Even in ancient Greek and Roman, they believed in the ancient intelligence and character of ordinary men and women. So it is checking our most basic understanding. Let's take one question that came from NCERT. What is not a good argument for favor of democracy? इसमें है कि people feel free and equal in democracy. Yes, voting is on basis of individual. Democracy resolve conflict in better way than others. They sit in parliament and they discuss their issues. Democratic government is more accountable to people. It is true. Rather compared to dictatorships, of course. And D, democracies are more prosperous than others. It cannot be true. Some democracies are poor. Some democracies are rich. American democracy, they are rich. But Indian democracy, we are not that rich. So D cannot be true. Not all democracies are rich or prosperous, and neither all dictatorships are prosperous. Next question. A constitutional government is a definition. अब इसमें क्या होगा? Constitution basically क्यों बनाते हैं? Why Magna Carta came into effect in England? Because they wanted to limit the power of king. So in a way, Constitution came in all over the world. They defined the limitations of the state authority. So nobody enjoy the absolute power. They defined the process कि कैसे law बनेगा in parliament, how they will pass, how they will expend the funds, how they have to take the permission from parliament to spend the funding. So in a way, Constitution act as a check against the bond by putting on the limitation, such as fundamental rights is a limitation on the power of a state. So that in this question, Constitution that is gives a limited government, a government that is not all powerful. So D will be the answer, not others like multi-party or popular government. कुछ लोगों ने इसमें popular government भी मार दिया. अब next question की बात करते हैं. Same constitutional theme. Constitutional government is one which place effective restriction of individual liberty in the state of state authority, place effective restriction on the authority of a state in the interest of individual liberty. अगर previous question से link करें तो constitution limit the authority of a state so that individual has the liberty. It does not encroach into the liberty of the individual. It does not
control the individual. So in this case 2 will be wrong and 1 is correct. However, there are some restrictions in case of individual liberty which we find in article 19.2. we'll come to that. Okay, what is the most definition of liberty? कुछ लोगों ने इसमें ये मारा absence of restraint. ये कैसे होगा? This will lead to chaos. Opportunity to do whatever one likes. This will straight encroach into other rights of others while exercising the rights of us. So we have to understand what is actually meant by liberty. Liberty का concept जो है social contracts आया, where each of us give certain amount of our liberty so that there is a government and we are able to enjoy other scope of liberty. And also from the concept natural rights from Rousseau and others, they define the 3 natural rights है which is unalienable part of our life. Life, liberty and property. The property अब ऐसा नहीं रहा status. So liberty is one of the unalienable rights which helps individual to grow. It not merely an animal existence. So that option D, opportunity to develop oneself fully. That should be the answer. अब next question की बात करते हैं again law and liberty. So we have discussed liberty cannot be unlimited. हम कुछ भी नहीं कर सकते. So there are laws such as Article 19.2 which provides exceptions to the liberty, freedom of speech and expression. So some checks has to be put on the liberty. So if there are more laws, there is less liberty. ऐसा कोई सही नहीं है. If there are no laws, there is no liberty. हाँ, अगर कोई laws नहीं है कंट्रोल करने के लिए तो लोग कुछ भी करेगा. So this is true. अगर C और D की बात करें, if there is liberty, laws had to be made by people. ऐसा नहीं है लोग unjust laws बना सकते हैं. D, laws are changed too often, liberty is in danger. ऐसा कोई सही नहीं है. Laws can be changed progressively in a better to provide allow people to have more liberty. Basically, individuals seeks liberty and state try to put certain brakes on the liberty. And all conflicts in modern society, terrorism है या फिर प्राइवेसी का इश्यू है, ये बेसिकली हमारा कन्फ्लिक्ट है लॉ एंड लिबर्टी के बीच में. सो लॉ को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि लिबर्टी भी हो लोगों के पास एंड सो आल्सो देयर इज अ ऑर्डर इन द सोसाइटी. अब रूल ऑफ लॉ की बात करें, सेम कंसेप्ट. रूल ऑफ लॉ का बेसिकली कंसेप्ट कहाँ से आता है? एवी डाइसी ने कहा था कि इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ है और उसने कहा था कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ. सो दो स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट. लिमिटेशन ऑफ पावर, ये होना ही पड़ेगा स्टेट का, अभी हमने डिस्कस किया. कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट. थर्ड, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट. ऐसा होता है बट रूल ऑफ लॉ का पार्ट नहीं होगा. लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, लिबर्टी भी होना ही चाहिए एंड सिविल राइट्स. कुछ राइट्स, वोटिंग का राइट्स होगा, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. देन ओनली देयर कैन बी a rule of law. We will able to voice their concern. So in this question 3 को हटा के 1, 2 and 4 that will be a correct answer. अब हम थर्ड सेक्शन की बात करते हैं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसमें है क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आ रहा है करंट अफेयर से. क्वालिटी इंप्रूव हो गया. इट इज नो लॉन्गर टीट्स एंड वेट्स. एंड आल्सो अगर आप सिर्फ कंपाइलेशंस पे डिपेंड कर रहे हो जस्ट बिफोर एग्जाम्स तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगा. बेसिकली हमें क्या करना है, करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसको हमें फंडामेंटल एस्पेक्ट से लिंक करना है, उसको हमें स्टैटिक सब्जेक्ट से लिंक करना है एंड देन ओनली वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट्स सी थ्रू सम एग्जांपल्स. अब ये एक एमपी लैट से क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, सभी इसको स्कीम के अंदर याद करते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम ऑफ कोर्स. लेकिन जब ये क्वेश्चन आया तो बहुत लोगों ने गलत कर दिया बिकॉज हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा. इसमें यह है कि अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसको ये फैक्ट पता नहीं था कि एमपी लैट्स का जो है लैप्सेबल फंड नहीं है. लैप्सेबल एंड नॉन लैप्सेबल क्या होता है? बेसिकली हर साल जो बजट में सैंक्शन होता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अगर मनी अनस्पेंट है दे विल come back to the treasury. But in this case, like MP LADS and certain other funds like Northeast के लिए जो कुछ schemes है, they are non-lapsable in nature and if they are unspent, they are carried forward to next year. So in MP LAD is such a scheme. So 1, 2 and 3, 4. And this question cannot be solved unless we have certain, we have understanding of the scheme and also read the scheme
to the finer details also. So see, basically क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि एमपी लैड्स कौन सा मिनिस्ट्री चलाता है, ये इसमें आपको डिटेल में इस स्कीम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड है पीवीटीजी का क्वेश्चन है, तो ये सिंपली नहीं पूछ रहा है कि पीवीटीजी कितने हैं, कितने स्टेट से मिलते हैं, या फिर वेदर इरूला कोंडारेड्डी है पीवीटीजी है कि नहीं। ये चाहता है क्वेश्चन का कंप्लीट नॉलेज हो, वी शुड हैव द ऑन दिस इशू, सच एज देयर आर 4 क्राइटेरिया टू डिक्लेयर पीवीटीजी। इसमें एक दिया हुआ स्टैग्नेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, आइसोलेशन होता है, आल्सो लो लिटरेसी होता है, these are the criteria, and also non agriculture लेबर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होता है, तो वो ऐसे पीवीटीजीज होता है। तो पहला सही 18 स्टेट्स है, 1 यूनिट टेरिटरी, दूसरा भी सही है, डेफिनेशन का पार्ट है, बट देयर आर ओनली 75 पीवीटीज इन 18 स्टेट्स, एंड इरूला एंड कोंडारेड्डी ये नीलगिरी एरिया में मिलते हैं। सो इसमें हम 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, 1, 2 एंड 4। अभी आधार पर क्वेश्चन है, आधार कितना न्यूज में था ड्यू टू जस्टिस पुत्ता स्वामी केस, आधार बिल केस, प्राइवेसी जजमेंट केस, सो इन सब की वजह से। लेकिन अगर आधार एक्ट का फाइनल डिटेल्स हमने नहीं पढ़ा है, देन इट क्वेश्चन विल बिकम रॉन्ग। अब इसमें आधार जजमेंट में आया कि आधार डिटेल्स कैन नॉट बी शेयर्ड विद द प्राइवेट सेक्टर, एंड आल्सो आधार हैज टू बी यूज्ड फॉर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, आल्सो इट funds of India, and also it provided certain exceptions like banking companies और telecommunication companies, इंश्योरेंस कंपनी नहीं था उसमें। सो थर्ड गलत हो जाता है, आधार मेटाडाटा कैनॉट बी स्टोर, इसके लिए हमें एक्ट पढ़ना पड़ेगा। सो ये 3 मंथ से ज्यादा स्टोर कर सकता है। सो 2 and 4 द करेक्ट आंसर। अब हम फ्री लीगल एड की बात करें, दिस क्वेश्चन आल्सो केम इन बैक इन 2013। फ्री लीगल एड प्रोवाइडेड बाय नालसा अंडर नालसा एक्ट 1987, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेलफेयरिस्ट एक्ट है अंडर डीपीएसपी, जहां फ्री लीगल एड की बात की है 39A, उसी के अंदर ही एक्ट को इनैक्ट किया गया था। तो इसमें क्या है, पहला 1 लाख से नीचे का क्राइटेरिया को मिलेगा। असिस्ट ट्रांसजेंडर एक्ट आया था जिसमें था कि उनको फ्री लीगल एक्ट बनेगा, तो उसका लिमिट बढ़ाया गया अप टू 2 लाख। मेंबर्स ऑफ अदर ओबीसी विद एनुअल इनकम लेस देन 3, इसका कोई सेंस नहीं बनता। आल्सो ऑल सीनियर सिटीजन्स को नहीं होगा, क्योंकि बहुत रिच सीनियर सिटीजन्स भी है हमारे देश में। सो 1 and 2 विल बी करेक्ट। हम पॉलिटी के करंट पार्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रिसेंटली देयर वाज ए न्यूज दैट ट्विटर, व्हिच इज ए सोशल मीडिया ऐप, कैन लूज इट्स सेफ हार्बर प्रोविजंस। So first thing we have to understand what is a safe harbor, meaning of the safe harbor rules. It means actually in the tech world is that Twitter, Facebook and other social networking sites are basically the intermediary. They are merely the tech platform, mute a spectator, and the individual posting anything on the platform is between individual and the message that is intended for it. So they cannot be held liable for it. So the IT Act provided under 79, section 79 provided immunity from anything that is being posted by any user. And recent time में क्या हुआ, all sorts of people are posting anything they come into mind, fake news का provision, fake news आ रहा है, terrorists are using for their propaganda, and people are using also for defamatory content. So government in 2020, December 2020 brought IT rules which said that by end of May, all companies, all social media sites, they have to comply with the regulation that they have to appoint a chief grievance redressal officer in India, which will be wholly responsible for addressing all the grievances of the people. But Facebook complied, but only Twitter, it did not comply with the rules. So in a way that it might lose safe harbors protection that it enjoy being the intermediary. In a simple word, that if someone posts something on Twitter and there is no grievance redressal officer and other statutory officers, so Twitter will be held responsible for the defamatory content. It can be prosecuted by the central agency. So first we have to understand what is IT rules, क्या था।
सेफ हार्बर्स का मतलब क्या है, सेक्शन 79 क्या कहता है, अदर आईटी एक्ट में प्रोविजंस क्या है जो कि इंटेंडेड है, व्हाट आर द प्रोविजंस दैट वर एडेड इनटू आईटी एक्ट 2000 इन द चेंजिंग टाइम्स which allows people to communicate secure communication over the internet जो online documents है they became the legal documents, पहले legal validity नहीं थी. साथ ही how IT Act is in compliance with freedom of speech and expression which is fundamental rights, how it is in the line with the exceptions, because you must know in Shreya single case Supreme Court removed section 66A which provide a restriction on our freedom of speech and expression. Anybody posting any comment and which is defamatory, which is not liked by high people, then they could be simply arrested. Police will go and arrest anyone. So that was removed. So we have to understand what are the exceptions in 1902, the national security ground, sovereignty ground, defamation ground, morality ground, decency ground. ये सब एक्सेप्शन है आर्टिकल 19(2) का. देन आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो हमने अभी तक डिस्कस किया, एंड आल्सो हाउ लॉज एंड लिबर्टी आर रिलेटेड विच आल्सो हैव डिस्कस कि देयर हैज टू बी लॉ टू have some sort of restriction on our liberty. It cannot be unlimited. So whenever a topic comes, we have to do a 360 analysis. Rather than reading all sorts of tidbits from the current affairs, from all sorts of newspaper, PIB and everything, we have to focus on the content, on the topics which might be asked, which have depth. So you make a 360 study of full topic itself, all the related content, because the topic we have seen, there may be a current affair in the news, but they may just ask about the static aspect of that from the book. Like in article 142 case, it did not mention at all about the individual case by Supreme Court, but it did ask about the section 142. Similarly, it might not ask about the election steps taken by election commission to control black money, but it just might ask about the election commission itself, UPSC itself. So we have to do a 360 analysis, and then only by linking it with the current static subject, linking with the quality, most fundamental liberty का concept है यहाँ पे, speech and expression, then only we can solve the question. It also works for the transgender question, it also works for the Aadhaar question, it also works for the MPLAT question. So only through that we can be able to study, we are able to score more. And in this way we will be completely sure when we are marking option in exam that it is true, because we have been knowing all the dynamics of a particular topic. And by doing this only, it helped me to become major pillar of preparation, and I was able to get up to 145. So in final conclusion, we have to do at least 6 things. Pehla, we have to study static parts linked with each other. Similar topics can be studied together. How parliamentary form get reflected in actual working system, and static parts को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना पड़ेगा. नॉट मेयर टिटविट्स या इमरजेंसी प्रोविजंस को मेमोराइज कर रहे हैं. हमें पॉलिटी का जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने डिस्कस किया, लिबर्टी कंसेप्ट हो गया, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कंसेप्ट ऑफ राइट्स क्या है, जस्टिस क्या है, उसको हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा. साथ ही अभी 360 के थ्रू हमें करंट अफेयर को स्टडी करना होगा. Then only after integrating all the fundamental static and current in polity, you are able to solve the question. And it will also, if you study the past year questions, इससे हमें आइडिया लगेगा कि किस तरह के टॉपिक से फोकस हो रहा है. रैंडमली कोई भी टिटविट्स नहीं आ रहा. If there is something, then it will be new for all, and if it is easy, then it will be easy for all. And also practice test will help a lot, and this really helped me also. So keeping all these 6 aspects in mind, we have launched prelims test series by Civis Delhi, which is completely based on the question making pattern that is coming in UPSC. It will cover your fundamental, it will cover the static part, it will cover the current affair part, so that you get the holistic understanding of any topic and enhance your conceptual understanding.
साथ ही you have to use your threefold approach that I discussed in the previous video, where each options has to be analyzed separately and also reach the correct option by using diagrams, and also which prime facie looks correct. So in this way you leave no issue of options answer being incorrect. And also this test series will provide you static content, video content. Through Civil Daily magazine you will cover the current affair issue, and also there will be a videos on economic survey and budget also. Then there is a habitat club on Civil's Daily, where each of the CS aspirants are interacting with each other, discussing all the nitty gritty of a particular topic, particular question. It also helped by the mentors. There will be mentors also to guide you the preparation and keep you on the track, also make you aware of the changing patterns. You can also find a link to the previous video in the description, also link to the test series which is designed to the changing pattern of the civil services frames, which has changed since 2018. And also you can post any of your query dots in the comment section. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.